सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 2 साल पहले मुल्क की मईशत की सूरत हाल ये थी कि मईशत कर्जों के बोझ तले दबी हुई थी, रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, सरमायाकारों में बढ़ते अदम एतमाद और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज के सामने तकरीबन सरेंडर कर चुकी थी। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें उस वक्त हो रही थी। मौशी और इक़्तिसादी माहिरीन पाकिस्तान को टेक्निकली नॉकआउट करार दे रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल न सिर्फ तब्दील हो चुकी है बल्कि मुल्क की मईशत को एक रिवाइवल मोड भी मिल गया है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। मुल्क की करेंसी भी वक्त के साथ साथ इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी हमने कुछ इजाफा देखा है। दुनिया की तरक्की करती इकॉनमीज़ जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है, UAE समेत दीगर ममालिक और उनके सरमायाकार पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के लिए कहीं ना कहीं अपनी दिलचस्पी का भी इजहार कर रहे हैं। FDI माली साल 2025 की पहले छमाही के दौरान 48% तक बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा 52% गैर मुल्की सरमायाकारी चीन की जानिब से की गई है और जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान के अगर हम फिगर्स देखें तो मुल्क में 77 करोड़ 10 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान FDI का वॉल्यूम 52 करोड़ डॉलर था। अब चीन से आने वाली इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। हांगकांग से 9 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की FDI रिकॉर्ड की गई है, जबकि बरतानिया से इसी दौरान 7 करोड़ 20 लाख डॉलर्स और अमेरिका से 2 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मौसूल हुए हैं। जबकि हुकूमत FDI को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गैर मुल्की सरमायाकारों के एक आला सतही वफ़द से मुलाकात की है और उनमें ज़्यादातर सरमायाकारों का ताल्लुक अमरीका से था। वज़ारत ख़जाना की तरफ से एक एलामिया भी जारी हुआ जिसके मुताबिक सरमायाकारों के वफ़द ने मुल्क की हालिया मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द से गुफ्तगू में बताया है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुका है। IMF की कड़ी शराइत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुल्क की मईशत इस वक्त भी कर्जों पर इन्हिसार कर रही है और अगले चंद साल के दौरान मुसलसल 25 अरब डॉलर की खतीर रकम भी वापस करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को अपने अखराजात भी चलाने हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में GDP के मुकाबले में टैक्स जमा करने की शरह सिर्फ 9.24% रिकॉर्ड की गई, जो माहिरीन के मुताबिक इस साल भी उतनी ही रहने का इम्कान है, यानी यहाँ कोई बेहतरी की उम्मीद इस वक्त नहीं है। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स कलेक्शन को 15% तक बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ हुकूमती एक्सपेंसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो गुज़िश्ता साल GDP के 19% से भी ज़्यादा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने एक बयान में कहा है कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत के अलावा कोई प्लान भी नहीं है। वज़ीर ख़जाना लेकिन साथ ही पुरज़म भी हैं कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है कि टैक्स टू GDP शरह आइंदा 3-4 सालों में 13 से 14% तक ले जाई जा सकेगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के अमली इक़दाम के समरात आखिर नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माली साल 2024-25 की पहली छमाही गुजर चुकी है और हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल करने में भी मुसलसल नाकाम रही है। हुकूमत ने पहले ही 8000 से ज़ायद खसारे का बजट पेश किया है और इस साल जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हासिल करना मौजूदा कलेक्शन से इस वक्त मुश्किल ही नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम होगी तो फिर दीगर पॉलिसीज़ और उसके निफाज पर कितना असर पड़ेगा। अगर माशी हालात फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब जाते हैं तो मुल्क में होने वाला जो इस सरमायाकारी है वो इससे कितनी मुतासिर हो सकती है, चूँकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा इशू है। पॉलिटिकल अनरेस्ट किस तरह से सेटल डाउन होगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के। तो हारून साहब, हुकूमत इस वक्त बहुत कोशिशें तो कर रही है FDI को बढ़ाने की, डेलीगेशंस मुल्क से बाहर जा भी रहे हैं, मुल्क में आ भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है और कुछ फिगर्स की हद तक हमने पिछले साल की निस्बत ज़्यादा भी एक बढ़ती हुई FDI नोट की है, लेकिन ये इसमें हम कोई बहुत खातिर ख्वाह इजाफा होता क्यों नहीं देख रहे हैं? जी, अशारिये मैक्रो इकोनॉमिक के मस्बत हैं और जो मुल्क तकरीबन 5 साल से IMF के प्रोग्राम में है, अगर आप कोविड का पीरियड उसमें से माइनस कर दें तो 3 साल बनते हैं, तो उसकी फिर नतायज हमें नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन बेहतर है और मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि आपने अपने इब्तदाइये में बहुत तफसीलन बता दिया है। देखिए, पाकिस्तान का पिछले 30 बरस का चैलेंज ये है कि हम जो ही मैक्रो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हम एक्सपेंशनरी या लूज पॉलिसीज की तरफ साथ ही चलना शुरू हो जाते हैं और IMF का प्रोग्राम भी इसी वजह से मुकम्मल नहीं हो पाता। इस दफा अगर हम ज्यादा पुरअज़म हैं और अगर डिसिप्लिन रखते हैं
तो जरूरत अब इस अमर की है कि ये जो आपके पास एक मैक्रो स्टेबिलिटी का, देखिए फायदा किसको होता है, इसका सबसे पहला बेनिफिशियरी है हुकूमत पाकिस्तान, क्योंकि हुकूमत अपना एक्सटर्नल पेमेंट्स कर पाती है, उनके पास कुछ फिस्कल स्पेस बन जाती है। दूसरा बेनिफिशियरी है हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हम पे एतबार नहीं करते, तो अब वो कर्ज आपको देना शुरू कर देते हैं। जो असल काम है वो है कि अब आप पॉलिसीज बनाएं जिनसे इस स्टेबिलिटी को, जो आपने कहा है कि एक आम बिजनेसमैन को, पाकिस्तान को, मिडिल क्लास के लोगों को फवायद उसके जाने शुरू हों, एक पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस को वो एड्रेस करें। फॉल्ट लाइन है कि जॉब्स वाली इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं बारहा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, हर तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। इस मुल्क के ऊपर प्रेशर है अभी भी फॉरेन करेंसी का। अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट आती है कि यहां से कमाते हैं और बाहर ले जाते हैं प्रॉफिट्स, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे चीन की हो, सऊदी अरब की हो, पाकिस्तानियों को। देखिए, इन्वेस्टर का कोई मजहब नहीं होता। हमें यह चाहिए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो जॉब क्रिएट करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो वैल्यू ऐड करे, ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो एक्सपोर्ट करे, और ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो टेक्नोलॉजी भी लाए और मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी लाए। अब ये पॉलिसी मुझे अभी नहीं नजर आ रही, क्योंकि हम तो एक डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर है आप उसे कहें कि भाई काम शुरू कर लें। आपने आईपीपीज में देखा, बाकियों में देखा, फिर वो लॉन्गर टर्म में बैकफायर करता है। हमें बड़ी एक कॉन्क्रीट एक तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी चाहिए कि हमारे ये 4 तरजीही एरियाज हैं, ये सेक्टर्स हैं, उनमें ये इंसेंटिव्स हैं, और दैट इज हाउ वी compete with our competitors के वियतनाम से, कैम्बोडिया से, बांग्लादेश से। वो मुझे अभी नहीं दिख रहा, और वो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है, इसलिए मैं उनको ब्लेम नहीं करता। लेकिन जिनका काम है वहां पर उसकी सलाहियत मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो हारून साहब, इस वक्त जो हमारे मुल्क के माशी या जो सियासी इस वक्त हालात हैं, क्या हमारे पास ये चॉइस है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसमें सिर्फ जो गुड इन्वेस्टमेंट की जिस तरह भी आपने तारीफ़ की, हम सिर्फ उससे ही एक्सेप्ट करें और दीगर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट को हम नो कर सकें? हम IMF के प्रोग्राम में हम तो जगह जगह जाकर कर्ज के लिए भी अप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट की भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम चूज़ी कैसे हो सकते हैं? वो वाले हालात भी तो फिर हमें पैदा करने पड़ेंगे ना कि सिर्फ गुड इन्वेस्टर ही हमारे यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। देखिए, आप इन्वेस्टर्स, यहां आपकी पॉलिसी इंसेंटिव्स आते हैं कि आपके हर मुल्क के कंपैरेटिव एडवांटेज फर्क होता है, हर मुल्क की तरजीहात फर्क होती हैं। हमें वहां पे टेलर करके एक होम ग्रोन इंसेंटिव्स का और पॉलिसी का पैकेज टेबल पे रखना है। देखें ना, अगर हमने एनर्जी की ट्रांजिशन करनी है तो आपको दुनिया में कोई नहीं रोकता, पूरी दुनिया इस वक्त एनर्जी ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने पे तैयार है। अगर हमने क्लाइमेट रिजिलियंट एक हाउसिंग बनानी है तो उसके लिए पैसा, लेकिन उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, डिलीवरी के इदारे होंगे, तो लोग उस तरफ जाएंगे। वरना लोग जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, मैं आपको फिर से एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई आदमी आके या प्लाजा बना रहा है या रियल एस्टेट खरीद रहा है, तो उसमें मुझे बताइए कि मुल्क को क्या फायदा है? उससे आपका क्या टैक्स बढ़ जाएगा? क्या आपके बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव जॉब क्रिएशन हो जाएगी, या आपकी कोई एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी? सो आप उसको ना नहीं करते, लेकिन जो इंसेंटिव्स आप वहां देते हैं, जो आपकी तरजीह होती है, वो फिर जब अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर है तो वो तो वही देखेगा कि जिस साइड पे इंसेंटिव्स हैं वो उस साइड पे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक हमें क्लियरली देखना है कि खाली पैसे के पीछे भागना कि इन्वेस्टमेंट आ जाए। देखिए, अगर कोई एक आदमी आके रेस्टोरेंट्स की चेन खोलता है, उससे कुछ एम्प्लॉयमेंट्स आती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो चेन सारा पैसा कमा के कल को कहते हैं कि डिविडेंड को रिपैट्रिएट करें, तो आपके पास डॉलर्स पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमें यह देखना है कि हमें दूसरा, पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है मईशत का, वो स्क्यूड हो चुका है सर्विसेज की तरफ, और ऐसी सर्विसेज की तरफ जो प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन रियल एस्टेट कोई ऐसी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं है, अनलेस कि आप ये प्लॉट की सेल परचेज। मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट बूम कर रही है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, लेकिन बेनिफिशियरी कौन है? फ्यू पीपल जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जो कंट्री एट लार्ज वो तब बेनिफिट करेगा जब स्टॉक मार्केट
नई कैपिटल फॉर्मेशन करेगी इंडस्ट्री की एक्सपेंशन के लिए। देखिए ना, ये जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कैपिटलाइजेशन तो नीचे जा रही है। सो वन नीड्स टू सी, अब ये कॉमन आदमी की बातें नहीं है, यहां मुझे हुकूमत को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी एक्सपर्ट्स के लिए जो वहां आके इस पॉलिसी को बना सकें। अगर हम अपने पुराने टेस्टेड तरीके से ब्यूरोक्रेटिक पावर पॉइंट्स पर जाएंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा कि जो ही फंड प्रोग्राम खत्म होगा या उससे पहले हम इलेक्शन साइकिल के आसपास वही एमएनएस की स्कीमें, वही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सड़कें, वो जो हमें एक स्पेस मिली है वो अनफॉर्चुनेटली जाया हो जाए। तो हारून साहब, जो इंसेंटिव्स हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट करते हैं कि वो आएँ, इंडस्ट्री लगाएं और इंसेंटिवाइज इंडस्ट्री लगाएं और जॉब्स क्रिएट हों, हमारी एक्सपोर्ट्स भी उससे बढ़े, तो उससे हमारे लोकल इन्वेस्टर का मोराल भी तो फिर डाउन होता है। उसे भी वही इंसेंटिव चाहिए होते हैं, उसकी भी वही डिमांड होती है जो आप फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो पैकेज रखते हैं। हमारे लोकल इन्वेस्टर को तो यहाँ महंगी बिजली, महंगी गैस मिल रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इश्यूज़ हैं और भी दूसरे कई कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेस के इश्यूज़ हैं। तो फिर हमें अपने लोकल इन्वेस्टर को भी वही सब ऑफर करना होगा जो हम लोकल फॉरेन इन्वेस्टर के लिए जो सोच रखते हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर के ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा। इन्वेस्टर का, जैसे मैंने पहले कहा, कोई नेशनैलिटी या मजहब नहीं होता। आपका अगर लोकल इन्वेस्टर को भी वही इंसेंटिव ऑफर करें, फॉरेन इन्वेस्टर को भी वही ऑफर करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ा एक ओल्ड स्कूल थिंकिंग है कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा, नई इंडस्ट्री लगाएगा। ऐसे अब दुनिया नहीं चलती। इस वक्त जो बाहर का इन्वेस्टर आएगा उसको लोकल नो हाउ के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोग जो यहाँ की मार्केट को समझते हैं, यहाँ के नेटवर्क्स को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं, वो कारोबार चलाए। बाहर का इन्वेस्टर पैसा लगाए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, उनको मार्केट एक्सेस दे ग्लोबल। यू नो, दैट इज हाउ प्रोग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स ऑपरेट। आप देखिए ना, ये ताइवान ने क्या किया है, इन्होंने वियतनाम ने क्या किया है, इसी तरह जॉइंट वेंचर्स किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, लेकिन वो लोकल इन्वेस्टर की एक्सपेंशन, मैं अभी भी कह रहा हूं, पाकिस्तान का रिस्क प्रीमियम हाई है, चाहे सिक्योरिटी का हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हो। वो प्रीमियम तभी कम होगा अगर वो ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जो 70-70 साल से सक्सेसफुली इस मुल्क में काम कर रहे हैं। ग्रीन फील्ड या नया प्रोजेक्ट लगाने के लिए इन्वेस्टर मुझे अभी पाकिस्तान में आता नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री की एक्सपेंशन एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। और हारून साहब, अब ज़ाहिर है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी पाकिस्तान उस तरह से नहीं बना सकता जिस तरह माजी में पाबंदियों से पाकिस्तान किसी हद तक आज़ाद रहा। IMF की टर्म्स एंड कंडीशन बड़ी सख्त हैं, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बगैर किस तरह से लोकल इन्वेस्टर को भी फिर इंसेंटिव्स या कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऑफर की जा सकेंगी? देखिए, ये जो स्पेशलाइज्ड हमारे इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये तो एक चीन का मॉडल है। वहां की कंपनियां वहां पे काम करना पसंद करती हैं फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। देखिए, इंसेंटिव्स जो होते हैं ये, और अगेन क्योंकि चीन इंडस्ट्री को रिलोकेट करना चाहता था, तो ये उसके लिए ये मॉडल है और उस पर हमें काम करना चाहिए। IMF आपको ये कहता है कि आप डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करें, कि आप एक इकोनॉमिक जोन में ऐसे इंसेंटिव ना दें जो बाहर के लिए ना हो। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, हमें क्रॉस द बोर्ड इस वक्त प्रायोरिटी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, जैसे मैं स्मार्ट एग्रीकल्चर, एनर्जी ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी इमर्जिंग एंड IT एंड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, अगर हम लेट्स से इन 4 पे हम फोकस करते हैं तो उसके इंसेंटिव्स अगर सबके लिए एक हैं तो उस पर तो IMF कुछ नहीं कहेगा। अगर आप खसूसन किसी मुल्क को या एक पीस ऑफ लैंड को इकोनॉमिक जोन को देते हैं, उन्होंने उस पर एतराज किया है। देखिए, इंडस्ट्री लगने के 3-4 अगर आपने एक्सपेंशन में जाना है, आपको चीजें, सबसे पहले तो आपको लॉन्ग टर्म फीजिबल फाइनेंसिंग चाहिए लोकल, और अगर सरकार 70% बोरो करता रहेगा तो यहां पर फीजिबल फाइनेंसिंग मार्केट में नहीं जाएगी। हमें बड़ा केयरफुली सोचना चाहिए कि हम एक बड़ा डेवलपमेंट बैंक बनाएं। ये जो हमारे बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हैं गल्फ कंट्रीज के साथ जो DFI कहलाते हैं, इनको मर्ज करें और एक लॉन्ग टर्म पैक बनाएं फैसिलिटी। पहले भी जब इंडस्ट्री लगी थी तब DFIs होते थे, NDFC होता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक होता था। कमर्शियल बैंक रिस्क नहीं लेता है, तो एक तो हमें वो कैपिटल चाहिए।
दूसरा इंसेंटिव हमें चाहिए कि लैंड की कीमतें बहुत ज्यादा है, अगर हम इसको एक लीज आउट का तरीका बनाएं कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आ जाए। तीसरा इंसेंटिव हमें चाहिए कि ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो बहुत ज्यादा बिजली पे, यूटिलिटीज पे डिपेंडेंट ना हो। वो वहां आईटी आ जाता है। देखिए ना, जितनी आप बिजली पे डिपेंडेंट होंगे, हमारी बिजली महंगी है, अभी उसको रिस्ट्रक्चर करना मुश्किल दिखाई देता है। तो ये मैं आपको ऐसे इंसेंटिव बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको पता हो कि दुनिया में कौन कैसे कर रहा है। उनके लिए स्पेस क्रिएट करेंगे तो आगे चलेगा। सऊदी अरब भी ये कर रहा है, यूएई भी ये कर रहा है, कतर भी ये कर रहा है, वियतनाम पहले ये कर चुका है, बाकी लोग भी। आप उनको यूज करें, उनको स्पेस दें। अगर आपने ब्यूरोक्रेसी से उसको सेकंड गेस करना है, फिर आपके पास अच्छा एक्सपर्ट सामने नहीं आता। आप देखें ना, अभी एक इकोनॉमिक प्लान का एक पेपर बना था, आप एक प्रोफेसर साहब को लेकर आए ऑक्सफोर्ड से, वो स्टेफन आया, उसने लिख के दिया। इसके बाद हमने ब्यूरोक्रेसी को और एक कमेटी बना के उसको सेकंड गेस में डाल दिया। या तो लाएं तो उनकी बात सुने, या फिर ना लाएं। देखिए, हमें इस वक्त दुनिया को बताना है कि हमारा जो प्लान है वो क्रेडिबल है, कंपेटिटिव है, कटिंग एज है और डूएबल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर सरमायाकारी हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एनर्जी सेक्टर को भी अब प्राइवेटाइज़ करना है, चूँकि सर्कुलर डेट बहुत बढ़ता जा रहा है। हुकूमत की तवज्जो इस वक्त सबसे ज़्यादा IPPs के मसले पर तो है, लेकिन लाइन लॉसेज और रिकवरी के इशूज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद तफसीली तौर पर इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्की पावर सेक्टर इस वक्त मईशत पर सबसे बड़ा बोझ है। हुकूमत मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए जितनी कोशिशें कर रही है, उसी रफ्तार से पावर सेक्टर अरबों का नुकसान कर रहा है और मुल्की खजाने पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। हुकूमत एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे को काबू करने में नाकाम होती जा रही है। IMF की सख्त शराइत, टास्क फोर्स और दीगर इकदाम के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा मुसलसल बढ़ रहा है। पावर डिवीजन के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2640 अरब रुपए से जायद हो गया है, जिसमें 1750 अरब से जायद की अदायगियां बिजली पैदा करने वाले कारखानों और सरकारी बिजली घरों ने करनी है और 100 अरब से जायद की अदायगियां तेल के सप्लायर्स को करनी है। सर्कुलर डेट में इजाफे की एक बड़ी वजह डिस्कोस की रिकवरीज का ना होना है। सब्सिडी की बरवक्त रिलीज ना होने से भी गर्दिशी कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सर्कुलर डेट और कर्जे को कम करने के लिए हुकूमत ने बिजली की बुनियादी कीमत में एक साथ 7 रुपए से जायद का इजाफा भी करके देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो सका। एनर्जी सेक्टर के माहिरीन के मुताबिक मुस्तहकम मुआशी तरक्की के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ज़राए पर मुश्तमिल तवानाई के जदीद वसाइल पर मुंतकिल होना अब नागुज़ीर बन गया है और हुकूमत भी अब कुछ तेज़ी दिखा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक नवंबर में तवानाई के शोबे में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा देखा गया है। रवा माली साल के पहले 4 महीनों में $414 मिलियन की सरमायाकारी की गई, जो कुल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के 46% पर मुश्तमिल है। लेकिन क्या सिर्फ तवानाई के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का हो जाना पावर सेक्टर के मसाइल का हल है? माहिरीन के मुताबिक पावर सेक्टर का असल मसला डिस्कोज हैं। बिजली की पैदावार के सरकारी इदारों की नाकिस कारकर्दगी, बिजली की चोरी पर काबू पाने में नाकामी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात पावर सेक्टर में तबाही की असल वजूहात हैं। गुज़िश्ता 2 साल में NTDC की नाअहली से नुकसानात 1500% से जायद बढ़ गए हैं। पावर सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी के बाइस बिजली सार्फिन भारी बोझ की जद में हैं। तरसीली निज़ाम की खराबियों के बाइस गुज़िश्ता माली साल 2023-24 में 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। माली साल 2021-22 में यह नुकसान 3 अरब 70 करोड़ रुपए था। नुकसान में 2 साल के दौरान 56 अरब 70 करोड़ रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। नाकिस तरसीली निज़ाम से LNG फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट चलाए गए, जिसकी वजह से 14.5 रुपए फी यूनिट के बजाय 47 रुपए फी यूनिट की भारी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। दूसरी जानिब हुकूमत और IPPs के दरमियान मामलात भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी काबीना ने मजीद 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में
टैरिफ रिव्यू का फैसला किया है। इस फैसले से कौमी ख़जाने को 200 अरब की बचत होगी। वफाकी काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहदों की मनसूखी की मंजूरी भी दे चुकी है। अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि हुकूमत IPPs के साथ मुज़ाकरात तो कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब पावर सेक्टर में तरसीली निज़ाम की खराबी, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी और डिस्कोस की रिकवरी के मसाइल हल किए बगैर हुकूमत कैसे पावर सेक्टर का बहरान ख़त्म करेगी? अगर ये तमाम खसारे और बिजली के निज़ाम की कोताहियाँ अपनी जगह मौजूद रहें तो हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा हो? तमाम सवालात रखेंगे हम खाकान नजीब साहब के सामने। साबिक मुशीर हैं वज़ारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक IPP को हुकूमत मनाने में कामयाब हो रही है, उनके साथ नए मुआहदे हो रहे हैं, टेक एंड पे के मॉडल सेट हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेज हैं, जो रिकवरीज़ में कमी है, वो कितना बड़ा ख़तरा है कि उधर जो चीज़ हम बचा रहे हैं अरबों रुपए की सूरत में, वो यहाँ पर लीकेजेस की सूरत में हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक हम गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर का अहाता करते हैं तो हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं कि इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। मैं जब भी एनर्जी सेक्टर की गुफ्तगू करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी मैंने एक प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए और मैंने एक गवर्नमेंट के ही अदारे में एक एनर्जी सेक्टर पे प्रेजेंटेशन दी और मैंने उसका आगाज़ करते हुए ये वर्ड यूज़ किया कि जब तक तंजीम नौ में बिलीव नहीं करेंगे तो कोई भी छोटा पैच वर्क जो है वो एनर्जी सेक्टर को ठीक नहीं करेगा। और एनर्जी सेक्टर को एज अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी समझें। गैस, पावर, वाटर, सन, इन सब को, विंड, इन सब को समझें कि इन सब ने या बिजली बनानी है या गैस या पानी, इन सब को मजमूई तौर पे समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपनी तहवील में जब डिस्कोस को रखा तो 2500 अरब रुपए का इस वक्त सर्कुलर डेट पावर का है और गैस की कंपनीज को भी अपनी तहवील में, स्टेट की तहवील में रखा और 2000 से 2900 अरब रुपए के करीब, और ये एक कॉज़ा फिस्कल नुकसान है। हमने कई दफ़ा इसको मोनेटाइज भी किया है। मैं टेबल पर था 2013 में जब नई हुकूमत आई, 480 अरब रुपए उठाए गए और सर्कुलर डेट को सिफर कर दिया गया। उसके बावजूद आज यहाँ पे खड़े हैं। बीच में कई दफ़ा सर्कुलर डेट को क्लीन किया गया। अब ये क्यों होता है, पहले तो इसी को समझ लें। सबसे बड़ा जो इसका जुज़ है आर द टू फॉलोइंग। नंबर 1 कि हम डिस्कोस को मिसमैनेज करते हैं, हम डिस्कोस की एफिशिएंसीज नहीं लाते, हम उनके CEOs नहीं लगाते, बोर्ड्स ठीक नहीं लगाते, मैनेजमेंट ठीक नहीं लगाते, चलने नहीं देते, टैरिफ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो 2023 का डेटा सिर्फ मौजूद है, उसमें जो नेपरा ने अलाउ किया वो लॉस था 11.7, यानी कि 11.7% करें तो वो टैरिफ में शामिल है। ऑल ओवर पाकिस्तान के डिस्कोस ने 16.5% का लॉस किया। ये जो बीच का 4-5% है ये सर्कुलर डेट में जाता है। कलेक्शन 100 रुपए की होनी थी, या आप सोचें टोटल कलेक्शन 3000 अरब रुपए की होनी थी, कलेक्शन हुई जाके 90%, 300 अरब का यहाँ लॉस खड़ा हो गया। अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान के रेगुलेटर को हेड करूं तो मुझे तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट मेकिंग, रेगुलेशन, पावर सेक्टर, टैरिफ डिज़ाइन, अभी 3 चीज़ें जो हैं, रेगुलेटर्स दुनिया में वो लोग होते हैं जिन्होंने ये काम किया होता है। फिर हम टेक्निकल लोग नहीं आने देते, हमने मेंबर्स भी इस तरह के रखे हैं। सो पूरा जो रेगुलेटरी निज़ाम है उसका HR ठीक होने वाला है। अब आ जाइए, ऑपरेशंस देख लिए आपने, रेगुलेशन देख ली, तीसरा जुज़ क्या है आपका, पॉलिसी मेकिंग। पावर पॉलिसी 94 से लेके आज तक तो आपने दी है ना उन IPPs को और कहा कि आप 17% रिटर्न ले लीजिए डॉलर बेस्ड, जबकि सबको मालूम था कि ये हम नहीं दे पाएंगे। सो अगर इन तीनों चीज़ों का अहाता करें तो ना प्राइवेटाइजेशन पिछले 25 साल से डिस्कोस जो है ना उनमें से जो IESCO है, FESCO है, वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर हैं। सो वो भी नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनमें बड़ी कबातें हैं। सो आगे आ जाइए, मैंने कई दफ़ा आपको भी कहा है, मैं हर एक को कहता हूँ, जब तक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन नहीं बनाएंगे। PIA में बहुत अच्छा इंटरेस्ट था पर खड़े वहीं पर हैं कि एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग 6.5 अरब रुपए की जा रही है मार्केट में, टोटल बोली किसी ने 10 अरब की दे दी थी। यार आई मीन रियली इन एसेट्स में वैल्यू है, इन एसेट्स की वैल्यू को बेहतर किया जा सकता है जी, इन एसेट्स का फ्यूचर है,
बट ये सब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, और किसी ने तो बनाना है, उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन कमीशन। बट आज तक स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाने के लिए भी हम शायद तैयार नहीं है। अब तो हमने 2 सेक्रेटरीज पोस्ट किए हैं, डिवीजन में भी कमीशन में भी। सो आई रियली होप कि वो इस सारी चीज़ की तंजीमें नौ प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड अच्छा लाएंगे, चेयरपर्सन लाएंगे, उसके नीचे कंसल्टेंट्स लाएंगे, ये सारे जिसे कहेंगे आप बनाएंगे, HR, फाइनेंस, ये सारा कुछ कौन ठीक करेगा इन इदारों का जाके। अरबाब, बात यह है कि काम बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत ज्यादा होने वाली है, और इन एसेट से नुकसान भी कम करने, पर असल तो मार्केट बनानी है, पावर की मार्केट बनानी है, एविएशन की एफिशिएंसी लानी है, इंडस्ट्री को चलाना है। आई डोंट नो ये काम सारा कैसे होगा। समटाइम्स आई रियली वरी कि हम ये काम आज तक तो नहीं कर पाए और नुकसानात पाइल अप होते चले जा रहे हैं। सो क्या हम अगले 3 से 5 साल में इस तरफ बढ़ेंगे? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी द ओपन क्वेश्चन। ठीक है, तो खाकन साहब, चंद महीने पहले हमने देखा कि IPPs के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, और वो बहुत आहिस्तगी के साथ, लेकिन एक बेहतरी की तरफ तो जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता तमाम IPPs कन्विंस होती जा रही हैं, जो ख़ास तौर पर बहुत पुराने IPPs थे। तो जब वहाँ हम ये कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये लाइन लॉसेस या जो रिकवरी के इश्यूज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के और जनरेशन के इश्यूज़ हैं, उन पर हम पैरेलल क्यों नहीं कोई छोटे मोटे रिफॉर्म्स की सूरत में काम कर रहे हैं, या उनको क्यों नहीं हम लेकर आगे चल रहे, ताकि सारे इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता एक साथ सॉर्ट आउट हो जाएँ। IPP के मसले को अगर हम हल कर भी लेंगे, या लाइन लॉसेस और रिकवरी की सूरत में, वो खसारा तो उसी तरह से वहीं खड़ा ही रहेगा। और इस साल हुकूमत की जितनी संजीदगी है इस इशू को लेकर, पहले माजी में तो शायद बहुत कम नज़र आई है, तो इस साल तो ये लॉस उतना नहीं होना चाहिए जितना माजी में हम देखते रहे। एक तो बात ये भी याद रखें कि जिस रिपोर्ट का आपने अभी जिक्र किया, जिसको मैं कहता हूँ $20 अरब का नुकसान किया हुआ है टॉप 23 SOEs ने, उसमें ऐसा नहीं है कि ये हम हमेशा कह देते हैं जी हैदराबाद बहुत ख़राब है, सेप्को बहुत ख़राब है, केस्को बहुत ख़राब है। हैं उस रिपोर्ट में, चूंकि मैंने वो रिपोर्ट इनिशिएट की थी 2012 में, लिखना शुरू की थी, बिकॉज डेटा ही नहीं था। अरबाब, आई यूज्ड टू सिट इन द गवर्नमेंट एंड आस्क, यार मुझे डेटा तो दो ताकि मैं बता सकूं कमर्शियल एंटरप्राइजेस कर क्या रही हैं। डेटा ही नहीं था। सो वी स्टार्टेड राइटिंग अ रिपोर्ट। 212 एंटिटीज की पहली रिपोर्ट आई। आखिरी रिपोर्ट के जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, ऐसा नहीं है कि लेस्को कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 31 अरब का लेस्को का एक्यूमुलेटेड लॉस है, 23 अरब का मेप्को का एक्यूमुलेटेड लॉस है, फेस्को का 15 अरब का लॉस है, पेस्को का 81 अरब का एक्यूमुलेटेड लॉस है, केस्को जो क्वेटा है उसका 87 बिलियन का है। सो यू रियली हैव टू टेक कॉग्निसेंस कि ये सारे अदारे जो हैं। अब बात यह है कि हम बढ़ किस तरह रहे हैं। हम बढ़ इस तरह रहे हैं कि हम इनके नए बोर्ड की तश्कील करेंगे और ये बोर्ड्स आकर इनको ठीक करेंगे। मैं पहला शख्स था जिसने ये बोर्ड CCOR कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग में 2008-9 में ये कमेटी बनती है। यू नो, आई यूज्ड टू मैनेज दिस कमेटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और हम बोर्ड्स को ठीक करना शुरू करते हैं। आज 10-12 साल के बाद डेटा आपके सामने है। ये जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी को देखिए सरकार में, और बिलीव कीजिए कि अरबाब का अगर 1 टका भी नहीं ना लगा हुआ तो वो लाहौर के लेस्को के बोर्ड पर जाकर कभी भी वो डिसीजंस नहीं लेगा। जो बोल के मालिक हैं उनका पैसे लगे हुए हैं, दे विल मेक श्योर दैट दे गेट द बेस्ट HR। ये है फर्क माइंडसेट का। सो आई थिंक कि हुकूमत काम तो कर रही है, बट जो डेप्थ और ब्रेड्थ चाहिए टू गेट दिस सेक्टर मूविंग, वो लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आपको एक सर्जिकल टीम लानी पड़ेगी जो पॉलिसी, जो रेगुलेशन और जो ऑपरेशंस हैं, इन तीनों को रिवैम्प करे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के साथ और नेपरा के साथ काम करे, ताकि जो कबातें हैं, टैरिफ डिज़ाइन की कबातें, जिस तरह की कबातें इन एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पंजाब सिंध उनके नाम पे हैं, उधर से निकाली जाएं। वरना अगर ये वक्त इसी तरह गुजर गया, और NTDC स्पेशली, अब हम फिर सोच रहे हैं कि NTDC को बाइफरकेट कर दें। आई रियली होप कि उस प्लान को बहुत सोच विचार से हम आगे लेकर चले हों, क्योंकि जब हमने वापडा को तोड़ा और कॉर्पोरेट बॉडीज बनाई तो वो काम कामयाबी से हम आगे लेकर नहीं चल सके। आई रियली वांट द गवर्नमेंट कि वो आकर हमें बताए कि आखिर NTDC को बाइफरकेट करने से क्या फ़ायदा होगा। क्या ये एक इसी तरह का एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो जाएगा जो हमने वापडा को बाइफरकेट करके 9-10 डिस्कोस बनाकर किया। अब ये हैं सारे काम। बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस को जिसे कहेंगे वेट करना चाहिए। आई डोंट नो कि इतना काम करने की हमने पूरी एबिलिटी बिल्ड कर ली है।
बिकॉज ऑब्वियसली आई एग्री विद दिस कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत एक अपहिल काम है, ये आसान काम नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द डिस्कोस जो है वो नेगेटिव इक्विटी में पड़े हुए हैं, उनको क्लीन अप करना पड़ेगा, उनके जो लॉसेज हैं वो किसी तरह कहीं करने पड़ेंगे। मतलब अगर आप इक्विटी जाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि टोटल इक्विटी लेस्को की 126 अरब रुपया नेगेटिव है FY23 के फिगर्स पर जो अवेलेबल हैं। जो पेस्को है उसकी 418 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी है। इसकी फाइनेंशियल क्लेंजिंग कैसे होगी और कैसे रेगुलेटर उसको क्लीन अप होने में फिर तैयार करेगा और फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन इसको आगे लेकर चलेगा। सो आई थिंक जो हम आज देख पाए हैं, और ये भी याद रखिए कि FY24 में टोटल बिजली की जनरेशन 1,27,000 के करीब थी, which is lower than the previous 2 years. So बिजली बनाने की सकत है, बिजली बेच नहीं पा रहे। 2022 में 1,54,000 यूनिट, और जब आ जाते हैं 2024 में तो 1,27,000। करता क्या है ये पर यूनिट कॉस्ट बढ़ा देता है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो आ ही रही है। और अगले 10-12 साल में मुझे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 17,000 से 30,000 मेगावाट नई बिजली सिस्टम में एंटर कर रही है। अगर इस सारी चीज़ों का अहाता करें और इन गीगावाट आवर्स जो अभी सामने रखे हैं इनका अहाता करें, I am most worried about Pakistan's energy sector. अभी गैस की तो बात ही नहीं की कि 2 कंपनीज का नुकसान 0 हुआ करता था, आज 2500 अरब के करीब हम कह रहे हैं वहां भी खड़ा हो गया। उनको कैसे छोटा करके कैसे प्राइवेट तहवील में देना है, और गैस कैसे डोमेस्टिक कस्टमर से निकालनी है। अभी हम कैप्टिव से निकालने जा रहे हैं, क्या वो डिसीजन अच्छी तरह सोच लिया गया है? IMF के साथ वो ड्यू है। सो ये एक ऐसी स्पगेटी है एनर्जी सेक्टर जिसको हल करने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ेगा। खाकान साहब, जो डिस्कोर्स के जो खसारे हैं, इन खसारों के साथ अगर हम प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे तो वही इश्यूज हमें आएंगे जो PIA वाले केस में आए कि बिडर्स का या खरीदारों का सबसे बड़ा इशू वो खसारा था जो बहुत बड़ा एक पहाड़ की सूरत में उनके सामने खड़ा था। तो अब इन खसारों को कम करने का या अंडर कंट्रोल लाने का कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है? चूँकि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे तो फिर प्राइवेटाइजेशन लेट होती रहेगी जो ऑलरेडी लेट हो चुकी है। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपके जहन में जो इस वक्त हमारी हुकूमत को तजवीज़ किया जा सके? देखिए जी, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो बड़ा क्लीन ना पे ही बेस्ड है, विच मीन्स के जो सी स्वीट है उसको ठीक करें। प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है वो मजाज है इसमें क्लेंजिंग करने का। वो इसलिए मजाज है कि 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत उनके पास बहुत पावर है, पर वो पावर इस्तेमाल करें थ्रू दी पीपल जो ये काम कर सकें। एक अदारे को लें, प्रॉपर्टीज क्लीन करनी है, कैसे टाइटल क्लीन होगा, जो बैड डेट्स हैं उनको कैसे क्लीन करना है, कौन सा टैरिफ में जाना है, कौन सा नहीं टैरिफ में जाना, और फिर एक कट ऑफ लगाएं और फिर आगे चलें कि यहाँ से अब कोई हम चीज़ नहीं होने देंगे। बट ऐसा तो नहीं हो रहा। हुकूमत तो खुद आज भी कह रही है कि 600 अरब का नुकसान इस साल में भी होगा, और ये बात इसलिए मालूम है कि IMF को कहा गया है कि इतना जो हमने सब्सिडी रखी है वो इस चीज़ में जाएगी ताकि सर्कुलर डेट ना बढ़े। सो आई थिंक जो इस वक्त का पुश रिक्वायर्ड है टू डू दिस, जो डेप्थ रिक्वायर्ड है टू डू ऑल दिस, अब गवर्नमेंट अहाता तो कर रही है, ज़रूर अदराक भी है, बट क्या वो उसको ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि इनटू टू गेटिंग दीज लॉसेस बैक टू नियरली 10% ऑफ वेयर वी स्टूड लास्ट ईयर। आई थिंक 550 के करीब लास्ट ईयर था। आई एम नॉट श्योर। देखिए, इसके लिए बहुत 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 बड़ी प्रोफेशनल टीम चाहिए होगी ये काम करने की। खाली इन चीज़ों को बोर्ड्स पर छोड़ देना, बिकॉज इंटरमिंगल्ड हैं ये सारे इश्यूज। नेपरा टैरिफ ठीक करे, पॉलिसी ठीक हो, प्राइवेटाइजेशन ठीक हो। अब आई रियली होप कि ये काम कर रही हो सारा। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। और एक और मसला है पाकिस्तान का जो कि बहुत ज़्यादा शदीद हो चुका है, जिसके असरात बहुत शिद्दत के साथ पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में 8वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के दर्जा हरारत में 2060 तक 1.4 से 3.7 डिग्री सेल्सियस इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब तक सबसे ज़्यादा 52 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40.5% तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में कम अज़ कम 2/3 आबादी ख़वातीन, बच्चों और माजूर अफराद पर मुश्तमिल है। क्लाइमेट चेंज के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान और दीगर ममालिक को तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। साथ ही साथ मुल्क की सनती और मालियाती शोबों को भी मजबूत बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। दुनिया में इस वक्त
ESG मूवमेंट यानी एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है और खास अहमियत हासिल करती जा रही है। इस मूवमेंट के तहत माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल के बारे में आगाही हासिल करने में मदद मिलती है। क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स इशूज बढ़ते जा रहे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक गवर्नेंस से है। क्लाइमेट चेंज की वजह से न सिर्फ मुल्क की मईशत, इंसानी जिंदगियां ही नहीं बल्कि कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। रीन्यूएबल फ्यूल्स और एनर्जी का इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम, क्लाइमेट रिस्क, वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल एंड ह्यूमन वेस्ट के रिसाइकलिंग का अमल भी एनवायरनमेंट को महफूज बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह ESG में सोशल एलिमेंट इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि बिजनेस में मुलाजमीन के साथ किस तरह का बर्ताव और सलूक किया जाना चाहिए। हेल्थ सेफ्टी रूल्स, वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स, ह्यूमन राइट्स और लोकल कम्युनिटीज़ पर पड़ने वाले असरात भी सोशल वैल्यूज़ में शामिल हैं। गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, स्टैंडर्ड्स, स्टेक होल्डर्स के साथ ताल्लुकात और मुराद जैसे अवामिल गवर्नेंस में बेहतरी के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान के बहुत से छोटे और दरमियानी दर्जे के इदारे यानी SMEs ESG के फ़वाइद से पूरी तरह वाकिफ़ ही नहीं है और इसे अडॉप्ट करने में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें महदूद वसाइल, अनक्लियर रेगुलेशंस, इस सोच का होना कि ESG उनके कारोबार के लिए ज़रूरी नहीं है। 2021 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस ने ESG को फ़रोग़ देने के लिए और इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक टास्क फोर्स कायम की थी, जिसका मकसद ESG को एक लॉन्ग टर्म सरमायाकारी के लिए फ्रेमवर्क का आगाज़ करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ESG के मेयार की वजह से इन्वेस्टमेंट्स में बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। आलमी फाइनेंशियल सर्विसेज मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक ESG के जरिए इजाफी ग्रोथ के लिए नए सार्फिन को अट्रैक्ट किया जा सकता है। ESG से सरमायाकार कंपनीज को सरमायाकारी के वसी और पॉजिटिव फैसले करने पर मदद मिलती है। अब दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सरमायाकार, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़ और दीगर स्टेक होल्डर्स कंपनीज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने कारोबार के माहौलियाती असरात को कम करें और ESG रिपोर्टिंग के बारे में ज़्यादा शफाफ तरीका अपनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs इंडेक्स 2024 ने पाकिस्तान को 166 ममालिक में 137वें नंबर पर रखा है। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को बाकी दुनिया से मुकाबला करने के लिए अभी बहुत सफ़र करना पड़ेगा। ESG की इस्तिलाह सबसे पहले 2004 में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से शाये होने वाली एक रिपोर्ट में इस्तेमाल की गई थी, जिसे हु केयर्स विंस कहा जाता है। रिपोर्ट में ESG के हवाले से ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट के फैसलों में ESG के मेयार को शामिल करने के से माशरे, फाइनेंशियल मार्केट्स और मजमूई तौर पर बिजनेस पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ESGs का इस्तेमाल कंपनीज और ममालिक की पायदारी का जायजा लेने समेत माशरे और कॉरपोरेशंस को दरपेश 3 अहम चैलेंजेस को समझने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इस वक्त ESG से काफ़ी दूर हैं। जून 2024 में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए ESGs रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए ख़त लिखे गए ताकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज में ESGs की अहमियत को बढ़ाया जाए। आलमी बैंक की ग्लोबल रिस्क प्रोफाइलिंग रिपोर्ट ने पाकिस्तान को ESG के हवाले से 63 के मजमूई स्कोर के साथ 161वें नंबर पर रखा है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान को ESG उसूलों के मुताबिक अपनी कोशिशों को बढ़ाने के लिए और अपनी मजमूई रिस्क प्रोफाइल को बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के SDGs इंडेक्स 2024 के मुताबिक पाकिस्तान 57.02 के स्कोर के साथ 166 ममालिक में 137वें नंबर पर है, जो 2023 में 128वीं पोजीशन पर था और 2022 में पाकिस्तान का नंबर 125 था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ESG उसूलों को मुल्क में नाफिज करके न सिर्फ क्लाइमेट चेंज के असरात को कम कर सकता है बल्कि पाकिस्तान के शहरियों को सोशल वैल्यूज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। लोगों की सोशल लाइफ, हेल्थ एंड सेफ्टी के मेयार को भी बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा होगा क्योंकि सरमायाकार वही इन्वेस्टमेंट करने को तरजीह देते हैं जहां इकॉनमी पायदार और मुस्तहकम हो। अब देखना होगा अपनी ESG को किस तरह बेहतर अंदाज से समझता है और किस तरह फिर इसको मुख्तलिफ इदारों में नाफिज किया जाता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।